Hello students, welcome back on the topic East India Company comes East। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये ईस्ट में आती है, मीन्स इंडिया में या ईस्टर्न एरिया में। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, जो कि इंग्लैंड की शासिका थी, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर, एक आज्ञा पत्र पाता है। और उसमें क्या ग्रांटिंग करती हैं क्वीन एलिजाबेथ? आई ग्रांटिंग इट, मैं ये आदेश देती हूँ, द सोल राइट टू ट्रेड, कंपनी को सोल राइट है, विशेष अधिकार है व्यापार में, विद द ईस्ट, ईस्ट की तरफ से। दिस मीन डैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मतलब ये है कि कोई अन्य व्यापारिक ग्रुप इंग्लैंड में या ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आई ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, दिस मीन डैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन। और इस चार्टर को, इस आदेश को लेकर के कंपनी फिर अब समुद्र पार अपना ये वेंचर स्टार्ट किया। अब लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम व्हिच इट कुड बाई गुड्स एट ए चीप प्राइस। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी नए समुद्र पार, अब समुद्र के आर पार जो है वो ये तलाश करने लगे, कोई ऐसा लैंड मिले जहाँ से हम सस्ते दामों में वस्तुओं को खरीदें और यूरोप में ला करके महंगे दामों में बेचें। एंड कैरी देम, और उसको लाएं बैक टू यूरोप, यूरोप में, टू सेल एट हायर प्राइस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये तलाश करती है किसी ऐसे लैंड के जहाँ पे हमें चीप प्राइस में, सस्ते दामों में गुड्स मिले और हम यूरोप में ला करके उसको महंगे दामों में बेचे, हायर प्राइजेज में। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। और कंपनी को अब ये भी भय नहीं है कि अन्य यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग companies in those days made profit primarily by excluding competition। तो जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी उन दिनों जो है ये प्रॉफिट कमाती थी प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, क्योंकि उनके सामने कोई कंपटीशन नहीं होता था। सो डैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर, तो ताकि वो सस्ता खरीद सकें और सेल डियर, डियर मीन्स कास्टली। यहाँ पे मर्केंटाइल का मीनिंग दिया गया, ए बिजनेसेस इंटरप्राइजेज डेट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइजेस। तो ये मर्केंटाइल ऐसा बिजनेस या इंटरप्राइज है जिसमें सस्ते दामों में वस्तु को खरीदा जाता है और महंगे दामों में बेचा जाता है। तो जो ये रॉयल चार्टर मिला था, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। लेकिन जो ये रॉयल चार्टर था ये तो इंग्लैंड की कंपनी को ही रोक सकता था और किसी कंपनी को, और जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो अन्य देश हैं यूरोप में, फ्रांस है, जर्मनी है, जो भी अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के व्यापारियों को रोकने का तो इनके पास कोई आदेश नहीं था, मतलब कोई पावर नहीं थी। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। तो ईस्टर्न मार्केट में एंट्री करने से ये तो चार्टर नहीं रोक सकता था अन्य यूरोपियंस ट्रेडर्स को। वाई द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ
Good Hope and crossed the Indian Ocean. The uh, Portuguese means Portugal had already established their presence in the western coast of India. तो जब ये ईस्टर्न मार्केट में बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो फर्स्ट टाइम अंग्रेज़ों की शिप वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पहुंची, राउंड द केप ऑफ गुड होप, तो ये केप ऑफ गुड का चक्कर लगाती एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन पार करती, तब पुर्तगाल पहले से ही अपना पावर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में अपना जो है उपस्थिति दर्ज करा चुका था एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और गोवा में अपना बेस भी वो लोग पुर्तगाल लोग बना लिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले भारत में ये गोवा के ये पुर्तगाल लोग जो है इंडिया से व्यापार कर रहे थे और गोवा में अपना जो है बेस बना चुके थे। इन फैक्ट इट वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा ए पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे, खोजी थे, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया। ये समुद्री मार्ग जो है वास्को डी गामा ने खोजा था। ये एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो 1498 में 1498 में ये समुद्री मार्ग खोजा था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टूर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन, और बाय अर्ली 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में डच लोग भी ये खोज कर रहे थे, व्यापार की संभावनाएं ढूंढ रहे थे इंडियन ओशन में। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी व्यापार के लिए रेडी हो गए थे इंडिया से, मींस वो भी आ गए थे। द प्रॉब्लम वाज डेट, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, और उसका जो मेन मोटिव था वो चीप गुड्स को ख़रीदना और हाई प्राइस में उसको पूरे यूरोप में बेचना। तो इसके लिए वहीं से माल मिल सकता है जिस मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो। तो यहाँ पे पुर्तगाल लोग पहले से ही थे, और उसके बाद डच लोग भी आ गए, फ्रांस के लोग भी आ गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी ही व्यापार के लिए। तो इस तरह से मार्केट में बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। द प्रॉब्लम वाज डेट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स, और समस्या ये थी कि जितनी भी कंपनियां ये थी व्यापार के लिए, ये सब एक ही वस्तु खरीदने में इंटरेस्टेड थी, एक ही वस्तु का व्यापार करना चाहती थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, तो भारत में जो फाइन क्वालिटी का कॉटन और सिल्क का उत्पादन किया जाता था, तो इसका यूरोपियन मार्केट में इसकी बहुत डिमांड थी। पीपर, क्लोव्स, कार्डामोम एंड सिनामोम टू वर अ ग्रेट डिमांड, तो ये जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं भारत में जिसका उत्पादन किया जाता था, तो इसकी भी बहुत ही ग्रेट डिमांड थी यूरोप में। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइजेज एट व्हिच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड, तो भाई अब व्यापारियों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, तो इंडियन मार्केट में इन सब वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट डेट कुड बी अर्न, तो इसे जो व्यापारी लोग थे इनके प्रॉफिट में कमी आई। कैसे? क्योंकि अब इनको महंगे दामों में ख़रीदना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे बेचने के बाद यूरोप में। द ओनली वे
the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. तो अब खाली एक ही तरीका था व्यापार का. ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग रिवल कॉम्पिटिटर्स. तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, व्यापारी हैं, इनको अपने रास्ते से हटा देना, इनको एलिमिनेट कर देना. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयर फॉर लेड टू फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज. तो इसी चक्कर में आपस में जो कंपनीज हैं थी, जो व्यापारी लोग थे, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, बैटल्स होने लगे, युद्ध होने लगे. थ्रू द 17th and 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप. तो ये 17वीं से और 18वीं शताब्दी में ये लोग नियमित रूप से एक दूसरे की जहाज़ें उस समुद्र में युद्ध के दौरान डुबा देते थे. ब्लॉकेड रूट्स, तो और उनके जो रूट थे उसको रोकते थे, रास्ता रोक लेते थे. ब्लॉकेड एंड प्रिवेंट रिवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाईज ऑफ. तो रिवल शिप्स को, अपने प्रतिद्वंदी के जहाज़ों को भी रोकते थे, गुड्स लेकर जो जाती थी. ट्रेड वाज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन. तो इस तरह से ट्रेड वाज कैरीड ऑन विथ आर्म्स. तो अब व्यापार जो है अशस्त्रों के साथ होता था. एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. जो ट्रेडिंग पोस्ट थे, अब वहाँ पे उसको प्रोटेक्टेड किया गया, फोर्टिफिकेशन किया गया, किलाबंदी किया गया. दिस इफोर्ट ऑफ फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर. तो इस तरह से ये जो फोर्टिफाई सेटलमेंट, जो किला बनाने लगे ये लोग, इसकी वजह से प्रॉफिट के लिए, तो इसकी वजह से भी जो लोकल रूलर थे, जो स्थानीय शासक थे, उनसे संघर्ष करना पड़ा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया. द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. तो इसलिए कंपनी के लिए ये मुश्किल था कि वो व्यापार से राजनीति को अलग कर सके. लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड. तो हमें अब ये आगे देखना है कि कैसे ये घटित हुआ जो है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना व्यापार प्रारंभ करती है. थैंक यू.